हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो आज से हम सीए, सीएमए, इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव का क्या करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करेंगे. इसमें ये किसके लिए एप्लीकेबल है? सीए, सीएमए, इंटर एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए. ओके, सो आज से आगाज करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. मैं काफी दिनों से सोच रहा था क्यों ना आप सीए इंटर वालों के लिए, सीएमए इंटर वालों, सीए, सीएमए एज वेल एज सीएस एग्जीक्यूटिव वालों के लिए स्टार्ट करते हैं कुछ नया. ओके, सो आज से करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, सो यहाँ पर यूट्यूब पर ही मैं सारा सिलेबस कवर कराऊंगा. ओके, प्रॉब्लम्स भी यहीं पर होंगी, सारे सोल्व कराऊंगा. आई मीन जो भी जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी कवर करेंगे यहीं पर. और कंसेप्चुअल समझेंगे, सब सारी चीजें डीपली समझेंगे. ओके, क्या, क्यों, कैसे, सब का जवाब यही मिलेगा आपको यूट्यूब पर ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ पर जरूरत पड़ती है. ओके, इन सभी सवालों का जवाब आपको आज ही मिलेगा. ओके, बस आपको ध्यान से बैठना है. आई मीन ध्यान से सुनना भी है, बैठना भी है, और जो लिखवाऊं उसे लिखना भी है साथ में. ओके, सो ये नई जर्नी है इंटर वालों के साथ, सीएस इंटर वालों के साथ, और सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, एग्जीक्यूटिव वालों के साथ. ओके, सो यहाँ पर सब कुछ कवर कराऊंगा यूट्यूब पर ही, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज ऑफ एनी सिंगल क्लास. एज वेल एज आई ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है. ओके, और इन सभी क्वेश्चनों का समाधान अभी थोड़ी देर में हो जाएगा. ओके, अब देखो क्या है, जैसा एक बिजनेस को स्टार्ट करना है. अब अगर एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले उसके लिए क्या चाहिए बताओ? पैसे चाहिए. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रुपए चाहिए, तभी तो अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या आप बिजनेस स्टार्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे. अब पैसे आपको कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, वो रिसोर्सेज क्या क्या है ना, तो रिसोर्सेज पता होने चाहिए. ओके, अब रिसोर्सेज पता होना चाहिए. अभी इतना पता चल गया, पैसे आ गए आपके पास. ओके, अब उसका यूटिलाइज कैसे करोगे, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये भी तो पता होना चाहिए ना. तो इन्हीं सभी चीज को करने के लिए क्या कहते हैं, इन्हीं सभी चीज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं. इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पहले क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, फंड को लाते हैं, रेज करते हैं, कहाँ से लाना है, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका यूटिलाइज करते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है. ओके, जिससे कि बिजनेस स्मूथली चल सके. अदरवाइज अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी का हाल कैसा हो जाएगा, जैसा कि वीडियोकॉन का हो चुका है, और जैसा कि किसका हो चुका है, किंगफिशर का, किंगफिशर एयरलाइन का हो चुका है. ओके, और उसके बाद एक और कंपनी है सुभिक्षा, शायद वो तो आपने सुनी भी नहीं होगी. वो कंपनी सुभिक्षा क्या है, ये 1997 में फॉर्म हुई थी, और ये 2009 के अंडर क्या हुई, अराउंड 2009 के आसपास ये क्लोज करनी पड़ी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया था इसलिए. ओके, तो इसमें क्या है, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी. ओके, और उसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या क्या करना. अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले हमें क्या चाहिए, फंड चाहिए. ओके, तो पहले क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और दूसरा क्या है,
यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ओके, तो यहाँ पता होना चाहिए कंपनी को, मैनेजमेंट को, कि प्रिक्योर कहाँ से करना है, फंड कहाँ से लाना है, ओके, और कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, यूटिलाइज मतलब इन्वेस्टमेंट करना, ओके, फंड को। सो अब पहले इससे पहले इम्पोर्टेंस देख लेते क्या है फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, वो किसके थ्रू समझते हैं, वो समझते हैं एक केस स्टडी के थ्रू। ओके, अब देखो केस स्टडी किसकी है। देखो ये कंपनी कौन सी कंपनी, रिटेल कंपनी थी, सुविक्षा जो अभी मैंने डिस्कस की ना। देखो ये कंपनी 1997 में इनको क्या हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, चलिए वहां से स्टार्ट हुआ था। इसका स्टार्टिंग पॉइंट था 1997, ओके, और एक क्लोज हुई, कब क्लोज हुई थी, 2009 में क्लोज होगी। और रीजन क्या है क्लोज होने का वो भी समझेंगे। ओके, अब देखो ये कहाँ की, चेन्नई की कंपनी थी, कहाँ की थी, चेन्नई की। ओके, तो देखो इसमें देखो विकिपीडिया में क्या करना है, इसको एक बार सर्च करना, खुद से भी एक बार ओवरव्यू लेना, गो थ्रू करना, क्यों हुई, रीजन क्या था इसका। ओके, क्योंकि आप कहाँ पर हो, प्रोफेशनल में जा रहे हो, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। ओके, सो अब देखो क्या लिखा। अब देखो ये सुविक्षा जो कंपनी है, इसका पर्पस क्या था, ये रिटेल कंपनी थी, जैसे अब बिग बाजार है। ओके, जैसे बिग बाजार क्या सस्ते में सामान बेचती है, तो इसने कब 1997 में ऐसा स्टार्ट कर दिया था, जो बिग बाजार अब कर रहे हैं 1997 में। देखो दिमाग कितना लगाया था तभी। ओके, तो रिटेल कंपनी क्या करती थी, जैसे बिग बाजार की तरह ये भी सस्ता सामान बेचती थी। तो जब स्टार्टिंग किया था तो ये कंपनी बहुत उठी थी, मतलब इसका प्रॉफिट हुआ था, बहुत सारा प्रॉफिट होता है स्टार्टिंग में। ओके, तो ड्यू टू क्या हुआ था इसमें, ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, जो फाइनेंस का मैनेजमेंट था वो मिसमैनेज कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रैश हुई कंपनी, जो लॉस में चली गई तो उसे बंद करना पड़ गया। ठीक है, तो इसे देखो पढ़ते हैं पहले क्या लिखा। देखो सुविक्षा वाज एन इंडियन रिटेल चेन विद 1600 आउटलेट्स सेलिंग ग्रोसरीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एंड मोबाइल फोन। इट बिगेन ऑपरेशन इन 1997। ओके, 1997 में इसका ऑपरेशन बिगेन हुआ था। और इसके कितने आउटलेट्स थे टोटल, जब 2009 तक कितने आउटलेट्स हो गए थे इसके, 1600 इंडिया के अंदर ओवरऑल इंडिया में इतने आउटलेट्स हो गए थे इसके। और उसके बाद क्या लिखा, एंड वाज क्लोज डाउन इन 2009 ओइंग टू फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। हो गया ना, किसकी वजह से, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या करना पड़ा, इसे क्लोज डाउन करना पड़ा। एंड और सेवियर केस क्रंच, क्या क्रेश क्रंच हो गया था। अब देखो क्या क्यों हुआ था, ये रीजन क्या था इसका रीजन ये था क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में कंपनी स्टार्टिंग में बहुत उठ गई थी, एक ही बार में फेमस हो गई थी, समझ लो। जैसे रिलायंस है, रिलायंस कंपनी, जियो है ना, जैसा भी फेमस है एकदम से, जैसे जियो आया तो जियो फेमस हो गया था, वैसे ही ये भी स्टार्टिंग में फेमस हो गई थी सुविक्षा कंपनी। ओके, सो इसने क्या किया, एक ही बार में क्या कर दिए, 1600 आउटलेट एक ही बार में क्या कर दिए, ओपन कर दिए पूरे इंडिया में। अब इसने जब इंडिया में ओपन कर दिए सारे आउटलेट्स, जब ओपन कर दिए तो उसके लिए फंड लेना पड़ा। इनके पास फंड इतना था नहीं, तो इन्होंने फंड कहाँ से लिए, बैंक से लिया, लोन लिया। ओके, जब लोन लिया अब सारा, अब जो इनका जो फंड था, अब जो 1600 आउटलेट्स पे क्या इन्वेंट्री में फंसा दिया सारा का सारा। ओके, सारा जो इन्वेंट्री में, क्योंकि जब आउटलेट 1600 होंगे तो उनमें क्या इन्वेंट्री में तो रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक, जब स्टॉक ही रखोगे नहीं तो वहां पर क्या आएंगे लोग परचेज करने, नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी लिया 1600, जितना भी फाइनेंस रेज किया फाइनेंस, और उसका क्या किया, सारे फाइनेंस से क्या कर दिया, इन्वेंट्री परचेज कर दी, सारा स्टॉक में क्या कर दिया, लगा दिया, फंसा दिया सारा रुपया, जितना भी फंड रेज किया था। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, अब जब लोन लोगे तो लोन का रीपेड भी करना पड़ेगा, रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो जब सब में पूरे इंडिया में ओवरऑल में क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया कि लॉस होना शुरू हो गया, क्योंकि जब एक ही बार में सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया ओवरऑल इंडिया में, तो क्या हुआ, अब तुमने एक ही जगह सारा अमाउंट भी फंसा दिया है, और कोई ऐसा अपने पास रिजर्व भी नहीं रखा जिससे कि आप क्या कर सको, रीपेमेंट कर सको। बैंक का जो लोन लिया था, तो लोन तो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब इंटरेस्ट भी जाएगा, हजारों करोड़ जब लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी तो हजारों के आसपास आएगा, 100 करोड़ के आसपास तो इतना आएगा ना।
है ना, सस्ते में थोड़ी ना इंटरेस्ट लोन मिलता है, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इसका क्या हुआ, तो इन्होंने मिसमैनेजमेंट कर दिया था कि जितना भी क्या किया था, प्रोक्योर किया था, फाइनेंस रेज किया था, सारा क्या कर दिया एकदम से एक ही बार में का। ये कंपनी ये सोच रहा था, जो भी इसका फाउंडर था, इसका फाउंडर था शुभेंदु दास, जो भी इसका की पीपल था चलाने वाला, तो उसने क्या एक ही बार में सारा इन्वेस्टमेंट कर दी। अब उसके पास कुछ सोर्स रहा ही नहीं, कुछ रिजर्व भी नहीं बचा, तो क्या हुआ, और कंपनी का इतना उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाया, और इसने जब पेमेंट दे नहीं पाई तो उसकी जो जितनी भी असेट्स थी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दी गई थी। क्या घोषित कर दी गई थी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, और जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ा, कंपनी को क्लोज करना पड़ा। ओके, तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या इम्पोर्टेंस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कंपनी में नहीं करते हैं तो कंपनी क्या हो सकती है, शट डाउन हो सकती है, याद रखना। वही हुआ था वोडाफोन में क्या हुआ था, एक ही बार में 20,000 करोड़ रुपए का लोन ले लिया था इन्होंने, 20,000 करोड़ का, समझो कितना अमाउंट होगा। जब लोन ले लिया तो इन्होंने भी रिपेमेंट नहीं कर पाए। अब क्या है, अब इनका क्या चल रहा है, IRP चल रहा है। IRP का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टी कोड होता है ना, ये आपको अभी पता नहीं होगा, तो ये आपके ऊपर से जाएगा, अभी जब फाइनल में आओगे ना जब पता चलेगा आपको। ओके, तो इसका क्या है, मेन मोटिव क्या है, फाइनेंस को मैनेज करना, मतलब पहले तो प्रोक्योर करना है, कहाँ से लाना है फाइनेंस को, और फिर उसको कहाँ पर यूटिलाइज करना है, और कुछ अपने पास भी रिजर्व में रखना पड़ता है इसे। ओके, तो हमेशा क्या है, जैसे आप देखो, और एक और देख लो, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, अब देखो दोनों भाई की जब बंटवारा हुआ था बराबर इक्वल संपत्ति मिली थी, असेट्स मिली थी उन्हें, बट बाद में क्या हुआ, अब अनिल अंबानी की हालत देखो क्या हुई, क्योंकि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट उन्होंने मिसमैनेजमेंट कम कर दिया, और उसकी देखो, और मुकेश अंबानी की देखो, उसका बिजनेस देखो ग्रो कर रहा है डे बाय डे, और जो अनिल अंबानी है वो कहाँ चला गया, नीचे दसते जा रहा है, उस पर इतना लोन ही पड़ा हुआ है। ओके, सो ये क्या है, ये सारी कंपनियां किसकी वजह से डूबती हैं, मेन मिसमैनेजमेंट की वजह से, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की वजह से। अब ये इन्हें पता ही नहीं होता है कहाँ से लोन लेना चाहिए, कहाँ पे देना चाहिए। अब यही विजय माल्या के साथ हुआ, उसने 11,000 करोड़ या आई थिंक 9,000 करोड़ का लोन ले लिया। ओके, अब उसे बाद में रीपे नहीं कर पाया, तो उसकी भी कंपनी को क्या, नॉन परफॉर्मिंग असेट, जो भी उसकी कंपनी के असेट थे सब नॉन परफॉर्मिंग असेट घोषित कर दिया कंपनी को, तो क्या हुआ, उसको भी बाइंडिंग को करना पड़ा, और मुकेश अंबानी से तो भागना भी पड़ा विदेश में भी, आपको भी पता ही है, और वो तो ऐसी भी करता था। ओके, एजाज था वो तो। सो लेकिन दिमाग बहुत है उसमें, दिमाग बहुत है, ये ध्यान रखना। उसकी कंपनी का नाम भी पूछा हुआ है, जो मेन कंपनी है उसका एक पार्ट था किंगफिशर, जो एयरलाइन थी वो डूबी है सिर्फ। ओके, अभी जितना पैसा कल था उतना ही पैसा आज भी है उसके पास, किसके पास, क्या विजय माल्या के पास, कल जितना पैसा था उतना ही उसके पास आज भी है, क्योंकि उसकी कंपनी का जो मेन कंपनी है उसका नाम कोई दूसरा है, जो अभी आ नहीं रहा है दिमाग में, लेकिन उसका क्या, उसका एक पार्ट था किंगफिशर एयरलाइन, सिर्फ वही डूबी थी। ओके, सो ये था, तो ये इम्पोर्टेंस है इसका, कि अगर एक बिजनेस में फाइनेंस अगर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती है, वहां सीधा ऊपर से नीचे डायरेक्ट, इतना इम्पोर्टेंस है। ओके, सो हमेशा क्या, जब भी कंपनी अपनी ओपन करोगे, ऑफकोर्स जब फ्यूचर में जाओगे अपनी कंपनी ओपन करोगे, अपनी कंपनी चलाओगे, है ना, बिजनेस करोगे, तो वहां पर आपको खुद पहले पता ही होना चाहिए ना, पहले पता होना चाहिए कहाँ से फंड रेज करना है और कहाँ पर यूटिलाइज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो, प्रोक्योरमेंट फंड में देखो कहाँ से फंड प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो लोन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लोन के थ्रू। ओके, लोन ले लिया, और डिवेंचर इशू कर दिया, डिवेंचर हो गया डेब्ट्स, डिवेंचर इशू कर दिए, और इसके बाद क्या है, डिवेंचर हो गए, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, और उसके बाद क्या है, रिजर्व। और रिजर्व क्या होता है, ओन फंड, जो हमारे पास है,
ओके, ये ओन फंड। ओके, तो हमें इसमें से सिर्फ ये नहीं पता करना कि हमें क्या लोन लेना चाहिए या डिवेंचर इशू करके क्या करना चाहिए, पैसों को रेज करना चाहिए, फाइनेंस को रेज करना चाहिए, या क्या करना चाहिए इक्विटी शेयर से, या क्या है रिजर्व अपना पैसा खुद ही अपना पैसा से उसी को इन्वेस्ट कर दो। ओके, अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें ये भी चीज देखनी होती है कौन सा हमारे लिए सस्ता पड़ेगा, मतलब जिसपे इंटरेस्ट रेट कम हो। प्रिक्योरमेंट का मतलब क्या, जब हम लोन लें तो हमें ऐसे बैंक में लेना चाहिए जहां से क्या होना चाहिए कि फंड का जो इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ उसकी जो कॉस्ट है लोन की, कॉस्ट ऑफ फंड है वो कैसी होनी चाहिए, लोन होनी चाहिए। और जब हम इन्वेस्ट करें तो उससे हमें रिटर्न क्या मिलना चाहिए, हाई मिलना चाहिए। ऐसे कम मिले तभी तो हमारा सक्सेस हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा। सोचो अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं 20% से और हम इंटरेस्ट कर रहे हैं और अर्न कर उसी को इन्वेस्ट किया, उसमें अर्न कर रहे हैं कितने 15% से, तो ऐसे कंपनी क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी। ओके, तो इसमें क्या है, ये सोर्स होते हैं, ये सोर्स है जहां से हम क्या कर सकते हैं, लोन को रेज करते हैं, मतलब फाइनेंस को रेज करते हैं, नॉट लोन को रेज करते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसके बाद देखो, अब इसमें क्या प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड में क्या पढ़ेंगे और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में क्या पढ़ेंगे वो देखना है। ठीक है, तो ये पता चलेगा ना, लोन हमें फाइनेंस हमें कहाँ से रेज करना चाहिए। ओके, फाइनेंस कहाँ से रेज करें कि जिससे क्या सस्ते से सस्ते रेट में मिल जाए। ओके, और उससे जब इन्वेस्ट करें तो हमें उस पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले। ओके, ऐसे ये क्या है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेसमैन होता है वो ऐसे ही सोचता है। अब देखो आजकल देखो अब तो ट्रेंडिंग में है क्या कि लोन बिजनेस तभी करते हैं जब लोग लोन लेते हैं, पहले लोन लेते हैं, फिर उससे क्या करते हैं, फिर उसको बिजनेस पे लगाते हैं। ओके, सो ये सोर्स है, ये से हम क्या कर सकते हैं, फाइनेंस को रेज करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद देखो क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंस। ओके, टाइप्स ऑफ फाइनेंस मतलब कहाँ से हम क्या करते हैं, फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जैसा भी मैंने बताया ना, सोर्स कहाँ से हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं, उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, और इसके बाद क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब इसके बाद करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। अब इसके बाद क्या आएगा, लेवरेज। ओके, लेवरेज। ओके, लेवरेज ये करेंगे इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में। अब यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में क्या क्या देखेंगे, देखो क्या क्या कवर करेंगे इसमें। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, और उसके बाद क्या है, और इसके बाद है कैपिटल बजटिंग। ओके, तो ये हमें कवर करने हैं। ओके, सो अब देखो टाइप्स ऑफ फाइनेंस में क्या है, ये टाइप्स ऑफ फाइनेंस हो गया, लाइक लोन ले लिया, शेयर इशू कर दिए। ओके, और क्या कर दिया, अपना जो रिजर्व था अपने पास, सेल्फ जो ओन फंड था उसे क्या कर दिया, उसे यूटिलाइज कर दिया, और क्या है डिवेंचर इशू कर दिए। तो ये क्या है, फाइनेंस के टाइप्स हैं। तो कहाँ से हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं। उसके बाद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये कहाँ पर काम आएगी, इसे हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग में, ये काम आएगी कैपिटल बजटिंग में। ओके, इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, कोई 8-10 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता होना चाहिए। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आज एक पार्ले-जी का बिस्किट है। ओके, पार्ले-जी का बिस्किट है, आज 10 का मिल रहा है, क्या 2 साल बाद 10 का ही मिलेगा, नहीं, उसके क्या रेट बढ़ सकते हैं, रेट नहीं बढ़ेंगे तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या है, जो आज की वैल्यू है इसकी, वो कल वैल्यू सेम नहीं रहेगी। तो इसका मतलब कि किसकी इफेक्ट किसका है, टाइम वैल्यू का। ओके, और इसका मतलब क्या, देखो जैसे ये
10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, तो बैंक ने यहाँ पर दे रहा है कितना 4% इंटरेस्ट देता है सेविंग पर। ओके सपोज, तो इसकी देखो आज आपने 10 रुपए नहीं 100 लेते हैं, 100 रुपए इन्वेस्ट किए 1 साल के लिए, 1 ईयर। ओके, तो 1 ईयर के बाद ये कितने हो जाएंगे 100 प्लस में 4% करोगे तो कितना आ जाएगा 4 रुपए, प्लस कर दोगे तो 104 हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो इसमें देखो जो पर इन दोनों के बीच का गैप है 104 और 100, तो ये क्या हो गया, जो ये आया ना ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसी को बोलेंगे जो 1 साल के बाद हमें मिला है। मतलब अगर आप किसी को 100 रुपए आज दोगे, आपके पास सपोज 2 ऑप्शन है, या तो आज 100 रुपए ले लो या तो 1 साल के बाद ले लो, तो आप क्या डिसीजन लोगे, आज लेना चाहोगे कल, बता देते आज, क्योंकि अगर कल लेंगे तो कल भी 100 रुपए, अगर जैसे आज अभी सपोज आज लेते हैं, सपोज 1 लीटर पेट्रोल आ रहा है 100 रुपए का, तो आज 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए का हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। और वही 1 साल के बाद अगर लेते हैं पेट्रोल को 100 रुपए का, तो 1 लीटर नहीं आएगा, कम में आएगा, तब तो महंगाई हो जाएगी ना। तो इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब उसके बाद क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जो फंड है लिया है, जैसे कहां से लिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है, देखो अभी तो सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब है, जैसे आपने यहां से लिए लोन ले लिया है, लोन लिया है कितने का 40% पर। ओके, लोन 14% पे अवेलेबल था, और वही अगर आप क्या करते डिवेंचर्स इशू करते, डिवेंचर्स अगर 10% डिवेंचर इशू करते तो आपको वहां पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ता, 10% देना पड़ता। और वही तो बताओ इन दोनों में से कौन सा बेटर है, अगर लोन लोगे तो 14% देना है, और डिवेंचर 10% के इशू करोगे तो वहां पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% लगेगा फिक्स। ओके, तो इसमें बताओ तुम्हारे लिए कौन सा बेटर है, नीचे वाला, है ना। तो ये क्या, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें पता करनी है, जिस फाइनेंस की क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी उसी को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे, वहीं से हम लोन लेंगे जो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमें जब बिजनेस चलाना है तो हम बिजनेस के थ्रू सोचेंगे ना, बिजनेस के पर्पज से, तो हम क्या करेंगे, हम वहां से लेंगे लोन जहां से क्या हो जाएगा, लोन मीन हम फाइनेंस वहां से रेज करेंगे जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो, कम हो, जिसकी कॉस्ट क्या हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, जहां पर हमें इंटरेस्ट कम देना पड़े। ओके, तो वो क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, अब इसके बाद क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जिससे मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े। ओके, स्ट्रक्चर तैयार करना है। जैसे देखो अगर हम क्या करते हैं 10% के डिवेंचर इशू कर देते हैं, ओके डिवेंचर इशू कर देते हैं, तो हमें क्या है, चाहे हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो तो सही है, अगर लॉस हो फिर भी हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिक्स है। ओके, और वैसे अगर हम क्या करते हैं इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं, इक्विटी शेयर्स अगर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, ये होते हैं एक तरह के ओनर्स होते हैं कंपनी के। अगर यहाँ पर लॉस हुआ तो कोई बात नहीं है, जाने दो। ओके, यहाँ पर क्यों, जब प्रॉफिट होगा तभी देना पड़ेगा, आपको देना है, डिविडेंड हो गया। ओके, यहाँ पर इक्विटी शेयर में, बट डिवेंचर में क्या है, 6% है, कितने फिक्स है 10%, तो यहाँ पर डिवेंचर चाहे लॉस हो या कुछ भी हो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, मतलब हमें एक जगह से फिक्स, हमें एक जगह से नहीं लेना चाहिए, मतलब हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, अलग अलग सोर्स से हमें फंड को रेज करना चाहिए, जिससे कि रिस्क भी कम हो और क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उसकी का हो, कम हो, ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, अभी अब बात करते हैं किसकी, लीवरेज की। अब लीवरेज में क्या है, देखो लीवरेज में क्या होता है, जैसे हमने सेल आज की थी, सेल कितने की 100 की, और नेक्स्ट ईयर में कर दी 200 की, बढ़ा दी सेल को, तो इससे प्रॉफिट पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है परफॉर्मेंस बताता है। अगर हम सेल्स को 100 से बढ़ाते हैं, अगर 100 से 200 कर देते हैं तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब परफॉर्मेंस बताता है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल। इसमें क्या ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, फाइनेंशियल लीवरेज होता है, कंबाइनिंग लीवरेज होता है। ओके, तो अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ इतने याद रखना है, अभी इंट्रोडक्शन है।
तो ये क्या बताता है, परफॉर्मेंस बताता है ऑपरेशन का। ओके, लीवरेज। अब उसके बाद आ जाओ इधर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, और यूटिलाइज कहाँ फंड को करना चाहिए, ओके, कहाँ कहाँ करना चाहिए जिससे क्या हो, एक कंपनी को रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए। ओके, तो क्या हो गया, यूटिलाइज करना, इन्वेस्ट करना, मतलब जो फंड यहाँ से क्या किया था, ये यहाँ से प्रोक्योर किया था, ये वाले यहाँ से, है ना, तो उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करना है, इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जिससे क्या हो, बिजनेस को प्रॉफिट हो। ओके, क्या हो, बिजनेस को प्रॉफिट। तो देखो हमें अब पहले तो हम पता ये करना है कि हमारा बिजनेस किस पर्पज के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसमें जो भी स्टॉक होगा, जो भी सामान लगेगा, उसके लिए जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब जो बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में आती है। ओके, सेल परचेज स्टॉक हो गया, तो क्या वर्किंग कैपिटल है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए। अब जैसे सुरक्षा के तरह की बार में सारा जितना फंड लिया था एकदम से वर्किंग कैपिटल में लगा दोगे तो इससे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए तो हम पढ़े, यही तो मोटिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का। ओके, तो वर्किंग कैपिटल में हमें पता करना है कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, और उसके बाद क्या है, डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन में क्या है, अब अगर आपने इक्विटी शेयर से लिया है, ठीक है, इक्विटी शेयर से फंड को लिया, तो इक्विटी शेयर में क्या करना पड़ता है, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता है अपने शेयर होल्डर को। ओके, और डिविडेंड कहाँ से देते हैं, प्रॉफिट से देते हैं। प्रॉफिट का मतलब जो उसका प्रॉफिट होता है टैक्स के बाद आता है, उसमें से देते हैं। ओके, अप्रोप्रिएट प्रॉफिट आता है जो, ठीक है। तो यहाँ डिसीजन लेना है कि डिविडेंड कितना देना चाहिए शेयर होल्डर को और कितना अपने पास रिटेन करके रखना चाहिए। तो ये क्या होगा, डिविडेंड डिसीजन। ओके, अगर रिटेन करके रखोगे तो इसका मतलब क्या है कि बिजनेस को और आगे आप बढ़ाना चाहते हो, तो एक्सपेंड करना चाहते हो, इसलिए तो आपने रिटेन करके रखा, अदरवाइज आप सारे दे देते कितने शेयर होल्डर को डिविडेंड। ओके, अब उसके बाद आता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग का मतलब हमें फिक्स असेट्स भी, जब बिजनेस हम से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हमें कुछ मशीन्स भी परचेज करनी पड़ेगी। ओके, तो हमें फिक्स असेट्स पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब इसमें फिक्स असेट्स में क्या होता है, कई सारे ऑप्शन होते हैं। ओके, तो उसमें हमें चूज करना है जिसमें क्या सस्ते से सस्ते में पड़ जाए कैपिटल असेट्स, और उसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, बढ़िया परफॉर्मेंस भी दे वो। ओके, तो ये क्या है, कैपिटल बजटिंग। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसमें 10-12 नंबर का, 10-12 नहीं, 10 से 15 मार्क्स का आता है यहाँ से कैपिटल बजटिंग से ही। अब इसका देख लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो इसका मतलब क्या है, हमें कैपिटल कितनी, हमें कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। ओके, अब कैपिटल बजटिंग का मतलब जो फिक्स असेट्स है, जो एक बार हम जैसे क्या है, हमें क्या करना है, उबर का बिजनेस स्टार्ट करना है। सपोज एक फैमिली है, ठीक है, उसमें सपोज कर लेते हैं मिस्टर राम है। इससे क्या करना है, इसे उबर में काम करना है। तो उबर में काम करना है, जैसे क्या गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या करना पड़ेगा। अब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, या तो ये किसकी गाड़ी परचेज कर ले, टाटा की कर ले, या तो ये किसी कर ले, मारुति की कर ले, और किसकी, बहुत सारी है, इनोवा की होगी, इनोवा, है ना। देयर आर लॉट ऑफ कंपनी ऑफ ऑटोमोबाइल। ओके, कार की, इनकी गाड़ियों की बहुत सारी कंपनी है, या तो महिंद्रा की ले ले, बोलेरो। ओके, तो अब ये महिंद्रा के ले लेते हैं, महिंद्रा। तो वो किस बेस पे डिसीजन लेगा, बताओ, मिस्टर राम किस बेस पे डिसीजन लेगा। या तो क्या है, उसकी गाड़ी की क्या देखेगा, परफॉर्मेंस भी देखेगा, और उसमें माइलेज भी देखेगा। ओके, और उसका क्या देखेगा, बताओ, और देखेगा उसको कितनी कॉस्ट पे पड़ेगी। देखो किसके बेस पे डिसीजन लेगा, वो कॉस्ट भी देखेगा, कॉस्ट क्या पड़ेगी। ओके, कॉस्ट देखेगा और परफॉर्मेंस भी देखेगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस क्या है उसकी, और कॉस्ट हो गया, और मैंने क्या बताया था इसमें, परफॉर्मेंस हो गया, और क्या हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, और ठीक है, उस पर रिटर्न कैसे पता चलेगा, कौन सी गाड़ी बेटर है, जो जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जिसकी कॉस्ट अच्छी होगी, तो उसी को क्या करेगा, मिस्टर राम बाय करेगा। सपोज इसकी कॉस्ट कितनी है, इसकी 10 लाख, और इसकी है, इसके ले लेते हैं 8 लाख,
इनोवा के लिए लेते हैं 12 लाख, इस महिंद्रा के लिए लेते हैं 9 लाख। ये लाख में है, ठीक है, लाख। अब क्या है परफॉर्मेंस इसकी क्या है, इसमें परफॉर्मेंस इसकी गुड है, परफॉर्मेंस इक्वल होगी। अब इक्वल होगी, सपोज पहले करते हैं इक्वल, सबकी परफॉर्मेंस कितनी है, इक्वल ही है, जितनी इसकी परफॉर्मेंस है उतनी ये भी देगी, ये भी उतनी देगी, ये भी उतनी देगी। ओके, मतलब इसकी लाइफ कितनी है, इसकी भी 10 साल 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 है। ओके, तो बताओ किस बेसिस पे डिसीजन लेगा। अब यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस भी बराबर देगा सारी कंपनियां, और उसके बाद क्या है, सबकी लाइफ भी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या लेगा, जिसकी, अब देखो तो यहाँ पर जिसकी सबसे कम क्या है कॉस्ट होगी, तो उसके बेसिस पे क्या करेगा मिस्टर राम डिसीजन लेगा। तो ये क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ओके, क्योंकि कैपिटल एक बार क्या होता है, बिजनेस में एक बार बाय कर लेते हैं, उसी को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल असेट्स। ओके, तो हमें ऐसा डिसीजन लेना है कि जो एक बार बाय कर ले वो लॉन्ग टर्म क्या दे, बेनिफिट दे, उससे लॉन्ग टर्म हो किसमें, बिजनेस में। ओके, तो दैट इज कैपिटल बजटिंग। ओके, तो ये तो था सारा सार था किसका, फाइनेंस का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, तो हमेशा याद रखना जब भी कंपनी को स्टार्ट करोगे इन फ्यूचर में बिजनेस में, तो हमेशा क्या ध्यान रखना होता है इसमें, कहाँ से फाइनेंस को रेज करना है और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। ओके, और हमेशा क्या है, हमेशा एक बिजनेस चाहेगा कि जब भी वो फाइनेंस को क्या करे, रेज करे, तो सस्ते में मिल जाए, isn't it? और जब भी क्या करे, वो इन्वेस्ट करे, जो इन्वेस्ट करे तो वहां पर रिटर्न क्या होना चाहिए, ज्यादा मिलना चाहिए उसे। ओके, तो ये क्या है, ये फाइनेंस मैनेजमेंट, ये इम्पोर्टेंस है कि हमें फाइनेंस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस है। ओके, इम्पोर्टेंस क्या है वो मैंने किसके थ्रू समझा था, सुरक्षा जो रिटेल कंपनी थी, अगर वो क्या कर लेती मैनेजमेंट सही से करती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आज वो इंडिया में रजिस्टर करती, शायद उसका इंटरनेशनल में बिजनेस हो जाता अब तक तो। ओके, तो ये था, और ये क्या हुआ, अब एक बार उसका भी डिस्कस कर ले, विजय माल्या का क्या हुआ था, है? अब देखो विजय माल्या ने क्या किया था, विजय माल्या ने अपनी किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट की थी। ओके, स्टार्ट की थी। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में उसने सस्ते में क्या कर दिए, टिकट अवेलेबल कर दी सारे। पहले तो डोमेस्टिक में होता, डोमेस्टिक में उसे क्या कर दिया, डोमेस्टिक में ही एक तो क्या यहाँ पर है, इंडिया में क्या है, लो है, जिसमें क्या है कि 5 साल तक अगर आपको इंटरनेशनल करना है अपनी कंपनी को, अपनी एयरलाइंस को, तो 5 साल तक आपको पहले इंडिया में रन करना है उस बिजनेस को, एयरलाइंस को। ओके, तो क्या था इसमें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोन ले क्या क्या, पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया एयरलाइंस का। ओके, किंगफिशर एयरलाइंस का। अब स्टार्टिंग में तो ये भी खूब इससे प्रॉफिट हुआ, खूब फेमस भी हुई किंगफिशर एयरलाइंस, आप देखना विकिपीडिया में देखना। ओके, फिर इसका क्या हुआ, एकदम से इसने क्या किया, 2-3, ये भी चाहता कि एक ही बार में सारा कुछ मिल जाए, इसी को मिल जाए, एक ही बार में सब कुछ बन जाए। ये इंटरनेशनल क्या करना चाहता है, इंटरनेशनल भी एक्सपेंड करना चाहता था। ओके, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए कि पहले आपको 5 साल इंडिया में काम करना है, उस एयरलाइन को पहले क्या करना है, इंडिया में। ओके, इंडिया में ही रन कराना है। और उसके बाद क्या हुआ, इसने एक डेक्कन एयरलाइंस आई थिंक डेक्कन के नाम से ही है, जो आउट किसकी, आउटसाइड इंडिया से है। डेक्कन आई थिंक ये यूएस की कंपनी है डेक्कन की, वो भी एयरलाइन की थी, वो पहले से डूब रखी थी, वो लॉस में जा रही थी। इसने क्या किया, डेक्कन एयरलाइंस को परचेज कर लिया। ओके, अब डेक्कन एयरलाइंस को परचेज कर लिया, अब इसको बहुत सारा पैसा चाहिए था। ओके, जब पैसा चाहिए था तो अब क्या किया, इसने डेक्कन को परचेज कर लिया। अब ये 5 साल से पहले इसने क्या सोचा कि मुझे एक ही बार में राजा बन जाना है, महाराजा बन जाना है, ठीक है। और इसने 5 साल का वेट किया ही नहीं, इसने 2-3 साल क्या किया, बिजनेस किया इंडिया में। उसके बाद क्या किया, डेक्कन को परचेज कर लिया, एयरलाइन को। अब जैसे उसने आउटसाइड में परचेज कर लिया तो इसका क्या हो गया, तो इसने क्या कर दिया, इंटरनेशनल भी इसने सर्विस अवेलेबल कर दी है एयरलाइंस की, किंगफिशर एयरलाइंस की। ओके, और उसमें बिजनेस क्लास भी स्टार्ट कर दी इसने। और अब क्या हुआ, पहले तो इकोनॉमिक क्लास थी, अब बिजनेस क्लास में भी आ गई है। तो अब जब ये इसका बिजनेस इंटरनेशनल हो गया तो अब यहाँ पर इसको क्या हो गया, लॉस होने लग गया। मतलब इसने जो फंड लिया था, इसने फंड लिया था अराउंड 9000 करोड़ के आसपास। अब जब 9000 करोड़ के आसपास लोगे
कोई फाइनेंस रेज करोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हुआ, ये तो ना तो लोन दे पा रही थी, रीपेमेंट कर पा रही थी, ना तो इंटरेस्ट पे कर पा रही थी, और इस तरह क्या हुआ, ना तो अपने कर्मचारियों को, जो भी इनके एम्प्लॉय थे, ना उन्हें सैलरी पे कर पा रही थी। अब ऐसा हालत हो गया था। जो कंपनी स्टार्टिंग में इतनी अच्छी उठी थी, वो क्या होगी, एकदम से डाउन हो गई। क्यों हुई ये, इसमें भी फाइनेंशियल क्रंच आया। किसकी वजह से आया, इसने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, कि उसे ये भी लोन रीपेमेंट भी तो करना है। लेकिन क्या हुआ, अब ये तो अय्यास बाबा भी था। ओके, ये अय्यासी भी बहुत करता है, आई मीन करता है, स्टिल पहले भी करता था। अब जैसे आप देखना, जो पहले, अब इसकी कंपनी IPL जो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु थी, इसी कंपनी थी। ओके, सो अब इसमें क्या हुआ, जब ये लोन पेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो ये डूब गई कंपनी। और जब डूब जाएगी कंपनी तो क्या होगा, लोन पे नहीं कर पाएगी, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग घोषित कर दिया जितनी बैंक है। तो क्या हुआ, अब इसको बाइंडिंग अप करा दिया। ठीक है, अब ये लोन पे नहीं कर पाए तो भग गया भाई विदेश। ओके, सो अब क्या होगा, अब इसमें इसके ना तो इसमें कोई बोर्ड ऑफ कोई CEO था, खुद ही था जो करा था। किंगफिशर की जितनी भी सारी कंपनी थी, खुद ही ये क्या करता था, खुद ही सारी कंपनियों को हैंडल कर रहा था। ना तो इसमें कोई CEO था, ना कोई मैनेजर था, ना कोई बोर्ड डायरेक्टर था। यहाँ पर अकेले अपने दम पे सारा कुछ चला रहा था। तो क्या हुआ इसका, तो क्या होगी, सट होगी कंपनी इसकी वजह से। यहाँ पे इसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया था, इसी की वजह से ही हुआ इसके साथ भी। तो ये क्या, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, कैसे स्ट्रेटेजी, ये इम्पोर्टेंस है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये इतना इम्पोर्टेंस है। अगर आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, अगर फाइनेंस को मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया, तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, आपका खेल खत्म हो जाएगा, आपके बिजनेस का भी और आपका भी। और आप कहाँ चले जाओगे, अब जब लोन पेमेंट नहीं कर पाओगे, आप सीधा जाओगे जेल में, जेल के हवा खाओगे लंबे समय तक। ओके, सो ये कंसेप्ट था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ओके, सो अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से अब क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अब क्या करना है, खत्म करते हैं यहीं पर कहानी को। तो आज फिर इंट्रो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पहले जब कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फंड को, और उसको मैनेज करते हैं। और हमें ऐसे फंड को ऐसे जगह से लेना जहाँ से कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या हो, कम हो, और ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे कि क्या हो, कम हो, फंड भी कम हो, और उसमें क्या हो, कॉस्ट कैपिटल भी कम देनी पड़े। ओके, और उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब फंड हमारे पास आएगा फिर उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कल कल में नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे इसके टॉपिक्स। ओके, कहाँ से करेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से करेंगे। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। सो I think it is enough for today. In next class, we will meet with new topic of financial management. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.